हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो टू टाइप की होती हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंड होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट इसमें हम देखते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट रूप से एनर्जी यूज में आती है। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप और है हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप। तो यहाँ पे हम सोडियम पोटेशियम पंप को डिस्कस करेंगे। तो अनेक यूकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू सोडियम को सेल के बाहर निकाला जाता है और पोटेशियम को सेल के अंदर लिया जाता है, और दोनों पंप जो है वो एक साथ वर्क करते हैं। और सोडियम या पोटेशियम किसी की भी अब्सेंस में दोनों मतलब कि सोडियम और पोटेशियम की जो मूवमेंट है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो रुक जाती है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जिसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। तो यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ठीक है, तो हर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे कुछ पंप या फिर कैरियर प्रोटीन देखने को मिलता है जिसे हम सोडियम पोटेशियम पंप या फिर कैरियर प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोडियम पोटेशियम पंप जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच बीच में प्रेजेंट होता है। अब ये है सेल के अंदर वाला रीजन और ये है सेल के बाहर का रीजन। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कहा जाता है, और सेल के बाहर की ओर जो फ्लूइड होता है उसको एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में जो मेजर कंपोनेंट है या फिर आयन है वो है पोटेशियम आयन। ठीक है, और जो एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड है उसका जो मेजर कंपोनेंट है मतलब कि बाहर की ओर जो आयन्स होती हैं वो होती है सोडियम आयन। तो बाहर की ओर सोडियम आयन जो है वो ज़्यादा है और अंदर की ओर पोटेशियम आयन ज़्यादा है। ठीक है, और ये दोनों जो है वो पॉजिटिव आयन्स हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अंदर की तरफ सोडियम का जो अमाउंट है वो कम है और बाहर की ओर पोटेशियम का अमाउंट कम है। ठीक है, तो अब क्या होता है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड से अगर कोई सोडियम मॉलिक्यूल्स अगर बाहर की तरफ जाएगा तो इसे हम कहते हैं कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है। मतलब कि अंदर की ओर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, और अगर सोडियम आयन अंदर से बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सोडियम आयन जो है वो अंदर कम है और बाहर में ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये सोडियम बाहर ही क्यों जा रहा है, क्योंकि सोडियम बाहर का मेजर कंपोनेंट है इसलिए ये अंदर से बाहर जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, एक ही टाइम में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम जो है वो अंदर से बाहर जा सकता है। तो सोडियम के 3 मॉलिक्यूल्स एक ही टाइम में सेल के अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल जो है वो बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक ही टाइम में। तो अब क्या होगा, सोडियम के जो 3 मॉलिक्यूल्स है वो इस कैरियर प्रोटीन में आकर के बाइंड हो जाता है। तो जैसे ही ये बाइंड हुआ, एक एटीपी मॉलिक्यूल्स जो कि सेल के अंदर होता है उसका ब्रेक डाउन होगा। जैसे ही 3 सोडियम मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे बाइंड होगा, 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जैसे ही बाइंड होगा तो हम देखेंगे कि एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे आता है और ये भी यहाँ पे बाइंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बाइंड होता है तो एटीपी मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है एडीपी प्लस फॉस्फेट आयन में। ठीक है, तो जब ब्रेक डाउन होगा तो एडीपी मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो फॉस्फेट आयन है वो यहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है कैरियर प्रोटीन में। तो एटीपी ब्रेकडाउन के बाद जो एनर्जी रिलीज हुआ उस टाइम
उस एनर्जी रिलीज के बाद सोडियम पोटेशियम पंप मतलब कि जो कैरियर प्रोटीन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। पहले ये अंदर की ओर ओपन था, ठीक है। अब ये बाहर की ओर ओपन हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो जब ये बाहर की ओर ओपन होगा तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम आयन जो है वो सेल के बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम का ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करेंगे कि पोटेशियम कैसे बाहर से अंदर आएगा। क्यों बाहर से अंदर आएगा? क्योंकि इंटरसेल्युलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन जो है वो ज़्यादा है, वो मेजर कंपोनेंट है, इसलिए पोटेशियम सेल के बाहर से अंदर आता है, ठीक है। तो जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम आयन बाहर निकलता है, ठीक उसी टाइम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में 2 पोटेशियम आयन जो है वो इस कैरियर प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक टाइम में कैरियर प्रोटीन थ्री सोडियम मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, वैसे ही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम जो कैरियर प्रोटीन है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम को कैरी कर सकता है एक टाइम में, ठीक है। तो एक ही टाइम में 2 पोटेशियम आयन जो है वो सेल के अंदर आ सकता है बाहर से। तो जैसे ही 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सेल के बाहर जाएगा, ठीक उसी टाइम में क्या होगा, कैरियर प्रोटीन से ये जो 2 पोटेशियम आयन है वो बाइंड हो जाता है, ठीक है। अब ये जो फॉस्फेट था जो कि अटैच हुआ था यहाँ पे, तो जैसे ही यहाँ पे फॉस्फेट आयन क्या होगा, जैसे ही ये पोटेशियम आयन जो है वो यहाँ पे आके अटैच होगा तो ये जो फॉस्फेट आयन है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। और रिलीज होने के बाद यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद ही इस कैरियर प्रोटीन का जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है वो फिर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी ये बाहर की ओर ओपन है, तो जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी मतलब कि फॉस्फेट आयन जब रिलीज होगा तो इसका जो शेप है वो इस इधर ओपन हो जाएगा सेल के अंदर साइड, ठीक है। और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम आयन जो है वो बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें एक टाइम में सोडियम के 3 मॉलिक्यूल सेल के अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट होता है और पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल जो है वो सेल के बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये ट्रांसपोर्ट जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर आयन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। इसमें एटीपी डायरेक्ट यूज में ना आकर एटीपी की एनर्जी जो है वो इनडायरेक्ट रूप से यूज में आती है, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम आयंस के 3 मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होता है अंदर से, और 2 सोडियम आयन पोटेशियम आयन जो है वो बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो सोडियम आयंस है वे इस ग्लूकोज के साथ में बाइंड हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है और दोनों सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये है सोडियम पोटेशियम पंप और ये है सोडियम ग्लूकोज पंप, जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को अंदर की ओर पंप किया जाता है। तो सोडियम आयन बाहर की तरफ लगातार पंप करने के कारण इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण ग्लूकोज के आयन जो है वो सोडियम आयन के साथ में अंदर की ओर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ लाने के लिए डायरेक्ट एनर्जी यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन जो सोडियम आयन का ग्रेडियंट बना था वह यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू बना था। इसके लिए यहाँ पे एटीपी यूज़ में आ रही थी और ये एनर्जी डायरेक्ट यूज़ में ना आकर एक ग्रेडियंट के रूप में आई, इसी कारण से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या है। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं एंडोसाइटोसिस को। तो एंडो का मतलब होता है अंदर, अंदर जाना, और साइटोसिस का मतलब होता है सेल, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे सेल अपने अंदर कोई चीज़ ले रहा है उसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है।
हमने डिफ्यूजन में पढ़ा था, डिफ्यूजन के लिए हमने कहा था कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जिस चीज़ का ज़्यादा होगा वहाँ से वो निकल कर चला जाता है वहाँ पे जहाँ पे उस चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेल को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जिस चीज़ की ज़रूरत है और अगर वो चीज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है तो वो ले लेता है उसको अपने अंदर, ठीक है। अब भले ही उसके लिए उसको उस चीज़ के लिए उसको एनर्जी ही क्यों न लगानी पड़े। तो एंडोसाइटोसिस भी एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पे उसको सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ प्रेजेंट होती है उसको वो अपने अंदर ले लेता है और इस प्रोसेस के लिए उनको एनर्जी भी लगानी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे एंडोसाइटोसिस का डायग्राम दिया हुआ है। ये है सेल, मतलब जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो है सेल, ठीक है। और ये है सेल का साइटोप्लाज्म। उसके बाद यहाँ पे है सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो सेल के बाहर जो वाइट पोर्शन दिख रहा है ये है उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर वाली चीज़, ठीक है। तो ये जो है वो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, उसके पास जाएगी, मतलब कि ये जो पार्टिकल्स है सेल के बाहर जो पार्टिकल्स पड़ा है ये उसके पास में जाता है और जा कर के उसे चारों ओर से कवर कर लेता है, ठीक है। मतलब किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाता है और उन पार्टिकल्स को चारों ओर से घेर लेता है और फाइनली इस चीज़ को अपने अंदर ले लेती है और इस तरह से एक वेसिकल बना लेता है, ठीक है। मतलब कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना दी जिसमें इस मॉलिक्यूल को कवर करके रखा है। अभी ये वेसिकल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही जुड़ा हुआ है। फिर ये वेसिकल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग हो जाएगा और वेसिकल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, जिसमें सेल जो है वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो पार्टिकल्स है उसको अपने अंदर ले रहा है साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। उसके बाद जो एंडोसाइटोसिस है वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है फैगोसाइटोसिस और सेकंड होता है पिनोसाइटोसिस। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं फैगोसाइटोसिस को। तो फैगो का मतलब होता है खाना और साइटोसिस मतलब होता है सेल। तो फैगोसाइटोसिस मतलब होगा सेल ईटिंग प्रोसेस। सेल खाता है, क्या खाएगा, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स को खाएगा, यानी कि लार्ज पार्टिकल्स को सेल अपने अंदर ले लेता है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इन्वेजिनेट किया, यानी कि वो पार्टिकल्स को घेरना शुरू किया। तो यहाँ पे एक अमीबा सेल है, ठीक है। अब अमीबा के पास पड़ा है खाना, ठीक है। तो ये है फूड पार्टिकल्स। तो अब क्या होगा, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी और उसे घेरना शुरू करता है और घेरते घेरते प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने यहाँ पे एक वैक्यूल बना लिया फूड पार्टिकल्स का, उसमें खाना भरा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद वैक्यूल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग हो जाता है और ये साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, ठीक है। अब अंदर जाने के बाद क्या होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनेलिस होती है जिसे लाइजोसोम कहते हैं। लाइजोसोम के अंदर डाइजेस्टेड एंजाइम होती है। तो ये वैक्यूल जा कर के लाइजोसोम के साथ में फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो छोटा छोटा ग्रीन पार्टिकल्स दिख रहा है ये है लाइजोसोम। ये जो लाइजोसोम है वो इस फूड पार्टिकल के साथ में फ्यूज हो गया है और लाइजोसोम अपना डाइजेस्टेड एंजाइम देगा और ये जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है और इस तरीके से डाइजेशन हो गया फूड पार्टिकल्स का, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस जो है वो एक सेल ईटिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद सेकेंड जो टाइप है वो है पिनोसाइटोसिस। अब पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, तो से इसे सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो सेल के बाहर जो लिक्विड है, मतलब कि जो तरल पदार्थ होते हैं उसको सेल क्या करेगा, अपने अंदर ले लेता है। उसी प्रोसेस को हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डायग्राम देखते हैं।
तो ये है एक सेल, ठीक है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है और ये है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल के बाहर वाला रीजन है, मतलब कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। यहाँ पे भी सेल ने क्या किया, इन्वेजिनेशन किया। तो मान लो यहाँ पे सेल के बाहर कोई लिक्विड है, कोई तरल पदार्थ है, ठीक है। तो सेल क्या करेगा, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन लिक्विड को इन्वेजिनेट कर देगा, चारों तरफ से कवर कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक वैक्यूल बना देता है। तो यहाँ पे एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। ये जो वैक्यूल है अभी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद ये क्या होगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये अलग हो जाता है और ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सेल ने फ्लूइड को अपने अंदर ले लिया, इसे पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं एक्जोसाइटोसिस। तो एक्जो का मतलब होता है बाहर और साइटोसिस मतलब होता है सेल। तो सेल के बाहर जब चीज़ें जाती हैं उन्हें एक्जोसाइटोसिस कहा जाता है। इन्हें सेल वोमिटिंग भी कहा जाता है, मतलब कि सेल के अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो सेल के बाहर जाता है। मतलब कि अब ये किसे बाहर करता है, तो ये अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब कि जो एंडोसाइटोसिस से आया है और उनका डाइजेशन नहीं हुआ है या नहीं हो सकती है, तो उन्हें हम अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूल कहते हैं। ये भी एक्जोसाइटोसिस से बाहर जाएगी क्योंकि ये सेल के लिए वेस्ट है। इसके अलावा सेल जो है वो एंजाइम्स और हार्मोन भी बनाता है। तो सेल के बाहर जो भी टारगेट है जिनको एंजाइम या हार्मोन चाहिए है, तो सेल का क्या करेगा, उन एंजाइम और हार्मोन को भी बाहर निकाल देता है। तो एक्जोसाइटोसिस क्या हुआ, पार्टिकल्स का मूवमेंट सेल के अंदर से कहाँ होता है, सेल के बाहर, ठीक है। अब देखो ये है डायग्राम, ठीक है। ये एक सेल है, तो इतना हुआ सेल और ये है सेल का साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अब सेल को जो भी चीज़ें बाहर भेजना है, मान लो यहाँ पे कुछ अनडाइजेस्टेड फूड है, तो ये क्या करेगा, उस अनडाइजेस्टेड फूड का वैक्यूल्स बनाएगा, वेसिकल बनाएगा, ठीक है। उस वेसिकल में ये उसको प्रॉपर पैक करता है। इसी वैक्यू इसी वेसिकल में अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूल है या फिर जो भी वेस्ट है वो इस वेसिकल में भरा है। और ये जो वेसिकल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन ने थोड़ी सी जगह बनाई और ये जो चीज़ें हैं वो बाहर चली गई, ठीक है। तो ये है एक्जोसाइटोसिस, ठीक है, जिसमें सेल के अंदर जो भी वेस्ट है या फिर जो भी हार्मोन्स या फिर एंजाइम बन रहा है वो सेल के बाहर जाता है, तब उसको कहा जाता है एक्जोसाइटोसिस।